इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं संत श्री आशाराम बापू की वैद्य नीता बहन। नीता जी, स्वागत है आपका A to Z न्यूज पे। धन्यवाद। नीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या कोई आयुर्वेद में खास शिक्षा ली है? हाँ जी, मैंने सन 1991 में महाराष्ट्र के पूना यूनिवर्सिटी से आयुर्वेदाचार्य की डिग्री ली है, BA MS। और इसके साथ मैं मॉडर्न मेडिसिन की भी जानकारी रखती हूँ, क्योंकि अब ट्रीटमेंट के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ती है। जी। नीता जी, जैसे आप अभी आश्रम में हैं, बापू जी का भी ट्रीटमेंट आप करते हैं, तो कब से आप इस आश्रम से जुड़े हुए हैं? मैं सन 2000 में गुरु पूनम के पर्व पर समर्पित हुई और तब से पिछले 13 वर्षों से मैं सेवा में रत हूँ। तो आश्रम में क्या सिर्फ आप बापू जी का ही ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर वहाँ रहने वाले और भी जो लोग मरीज हैं, जो बीमार हैं, क्या उनकी उनके का सत्संग जहाँ होता है, सत्संग कार्यक्रम, वहाँ एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय लगता है, जहाँ देश भर से हजारों लोग चिकित्सा लेने हेतु पहुँचते हैं। तो इस प्रकार हजारों लोगों की चिकित्सा होती है। बापू जी की बीमारी के बारे में कुछ बताइए कि बापू जी को क्या बीमारी है और कब? जी को लगभग पिछले 13 से 14 वर्षों से सिर के दाहिने हिस्से में इस तरफ भयंकर पीड़ा होती है। सतत घूमने से, जागरण से, सतत संभाषण से अथवा जलवायु के परिवर्तन से ये पीड़ा कभी कभी भयानक रूप लेती है। इसे मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहा गया है। ट्राइजेमिनल नर्व ये एक 5th क्रैनियल नर्व है, जिसके 3 ब्रांचेस है, एक मैक्सिलरी, दूसरी मैंडिबुलर और तीसरी ऑसिपिटल। तो ये इसकी 3 शाखाएं होने के कारण इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी भी कहा जाता है। और चूंकि यह दर्द इस नाड़ी से संबंधित है, तो इसे बोली भाषा में त्रिनाड़ी शूल कहा जाता है। आयुर्वेद ने इसे अनंतवात कहा है। और इसकी जानकारी अगर आप आयुर्वेद से लेना चाहे तो चरक संहिता, माधव निदान और अष्टांग संग्रह में शिरोरोग नामक प्रकरण में विस्तृत जानकारी आपको इसकी मिल सकती है। और बाकी मॉडर्न मेडिसिन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया इतनी वेल नोन बीमारी है कि कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट अथवा न्यूरोसर्जन अथवा आपके ये जो वेबसाइट्स है, इस पर आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नीता जी, जैसा कि जोधपुर पुलिस ने बापू जी के टेस्ट कराए हैं, और जोधपुर पुलिस का ये दावा है कि जितने भी टेस्ट बापू जी के हुए हैं, वो सब उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये साबित करे कि बापू जी बीमार हैं। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब हमने ये याचिका न्यायालय में दाखिल की थी, तभी मैंने न्यायाधीश से निवेदन किया था कि ये बीमारी किसी भी प्रकार के MRI अथवा CT स्कैन के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या इसके लिए मेडिकल बोर्ड की स्थापना की जाए। मैंने कहा था अवश्य करें। तो उस मेडिकल बोर्ड में जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, न्यूरोसर्जन्स थे, जो भी उन्होंने प्रस्तुत किए होंगे, तो वो लोग भी ये निश्चित रूप से जानते हैं कि MRI से इसका डायग्नोसिस नहीं किया जाता। इसका जो दर्द है वो सिर के एक अथवा दोनों तरफ, आंख के पास टेम्पोरल रीजन में, अथवा दांतों के डीप रूट में, अथवा सिर के आगे के और इस लैटरल हिस्से में साइड की तरफ उठता है। तो जब ये दर्द यहाँ उठता है तो पेशेंट स्वाभाविक पहले तो डेंटिस्ट के पास जाता है। काफी समय तक तो डेंटल उपचार चलते हैं। जब डॉक्टर्स एक्सरेज वगैरह निकालते हैं, रूट कैनाल के लिए आवश्यकता है कि नहीं देखते हैं, तो पता चलता है कि इट्स नॉट रिलेटेड विद, इट्स नॉट अ डेंटल केस। फिर वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट अपने तरीके से इनके इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। जब उसमें भी पकड़ में नहीं आता तो कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती है स्टेप बाय स्टेप। और जब उस मेडिसिन का प्रभाव देखा जाता है तो धीरे धीरे डॉक्टर ये निश्चित करते हैं कि इन्हें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया ये बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये इसका एक तरीका है डायग्नोसिस का। जैसे किसी को अगर पेट में दर्द है और उसकी सोनोग्राफी डॉक्टर करे और सोनोग्राफी की रिपोर्ट आए कि इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, लेकिन फिर भी पेशेंट तो कहता है कि मुझे दर्द है, तो डॉक्टर पूछता है कि दर्द कब होता है। पेशेंट कहता है कि भोजन के 2 घंटे बाद होता है, अधिक मिर्च अथवा तली हुई चीजें खाने से होता है। तो फिर डॉक्टर ये अंदाज लगाते कि हो सकता है इन्हें अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो। फिर धीरे धीरे उस दिशा में जब उपचार शुरू हो जाते हैं तो इसका एक कंफर्म डायग्नोसिस होता है कि ही सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर। तो अब चूंकि ये पहले सोनोग्राफी में नहीं आया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे अल्सर नहीं। ऐसे ही किसी को अगर इस प्रकार से सिर में दर्द है तो कोई कहता है कि मुझे शिरशूल है,
कोई कहता है कि मुझे माइग्रेन है, कोई कहता है कि सीवियर हेडेक है। तो ये डॉक्टर का कर्तव्य होता है कि बीमारी क्या है उसका निदान करना। बापूजी के जो जोधपुर में इन्वेस्टिगेशंस हुए उसमें केवल एक एमआरआई की जांच करवाई गई और ये कहा गया कि बापू को इस प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, जबकि मैं जानती हूँ पिछले 13-14 वर्षों से ये पीड़ा है और इसके कई प्रमाण मेरे पास है। देश भर के कई डॉक्टरों के प्रमाण पत्र इस समय मेरे पास उपलब्ध है। नीता जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जैसा कि ये अब कंट्रोवर्सी चल रही है, पूरा मामला चल रहा है और इस वक्त प्रमाण की सख्त जरूरत है, तो आपके पास क्या ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो आप कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि हाँ बापू बीमार है और लंबे समय से बीमार हैं और ट्रीटमेंट में? हाँ, एक तो मेरे पास मुख्य प्रमाण पत्र है अहमदाबाद के राज्य वैद्य धनशंकर गौरी शंकर जी का। इनकी आयु 92 साल की है और इन्होंने ये प्रमाण पत्र गुरुदेव के चरणों में अर्पित किया है और इसमें इस प्रमाण पत्र में उन्होंने लिखा है कि संत शिरोमणि श्री आसाराम जी बापू जी, जिनकी आयु 94 वर्ष की है, इनको पिछले 13 वर्षों से देश काल, ऋतु परिवर्तन, अति भ्रमण, अति भाषण आदि कारणों से, अति परिश्रम आदि कारणों से सिर के दाहिने हिस्से में इस प्रकार की तीव्र पीड़ा होती है, जिसे आयुर्वेद ने अनंत वात कहा है और इसका वर्णन आपको चरक सुश्रुत आदि संहिताओं में प्राप्त हो जाएगा। चूंकि ये बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, जिसे जीर्ण व्याधि कहा जाता है, इसलिए अब ये असाध्यत्व की तरफ जाने लगी है। आयु भी 75 वर्ष की है, इसलिए इन्हें इस समय आयुर्वेदिक उपचार जैसे नस्य, शिरोधारा, कर्णपूरण और इसके साथ कुछ वात पित्त शामक औषधियों की अनिवार्य आवश्यकता है। और ये मेरे मार्गदर्शन में आश्रम की वैद्या नीता बहन इसका उपचार करती है और ये उन्हें उपलब्ध कराया जाए, इस प्रकार का निवेदन पत्र इन्होंने, जो गुजरात के राज्य वैद्य, मान्यता प्राप्त वैद्य है, उन्होंने खुद अपने हाथों से लिख कर दिया हुआ है। अच्छा, इसके अतिरिक्त जो दिल्ली के डॉक्टर बैनर्जी है, बहुत ही विख्यात होम्योपैथिक चिकित्सक है, इन्होंने 2 जुलाई 2013 मतलब जस्ट 2 महीने पहले ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है और इनकी चिकित्सा पिछले 6 से 7 वर्षों से स्वामी जी लेते हैं। तीसरे है डॉक्टर भरत दलाल, जो कि एक जाने माने डेंटिस्ट है मुंबई से। 2004 से स्वामी जी इनसे डेंटल केयर के बारे में मार्गदर्शन लेते हैं और शुरू में तो जैसे ये दर्द शुरू हुआ तो इसकी पीड़ा जब नीचे होती थी तो ये शंका थी कहीं दांत से तो संबंधित नहीं है, तो ये डॉक्टर भरत दलाल तब से जुड़ गए और लगभग 2010 तक इनके ट्रीटमेंट में, इनके मार्गदर्शन में ट्रीटमेंट होती रही और फिर उन्होंने ये केस न्यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया क्योंकि ये दांतों से संबंधित नहीं था। अब ये सूरत के डॉक्टर सोनी है, मैं आपको उनका समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रूफ हैं हाँ जी, इस तरह के, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इनमें से कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक हैं, कई इनमें से डॉक्टर धनशंकर जी आयुर्वेदिक है, डॉक्टर बैनर्जी होम्योपैथिक है, डॉक्टर भरत दलाल डेंटिस्ट है और डॉक्टर और वैद्य धनशंकर जी के निर्देश में मैं आयुर्वेदिक उपचार करती हूँ। हाँ जी। तो जैसे आप बापूजी का उपचार करते हैं नीता जी, तो बापूजी जहाँ पे भी जाते हैं आप क्या उन्हें हमेशा असिस्ट करते हैं या डिफरेंट जगहों पे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग डॉक्टर्स या वैद्य उनकी देख रेख करते हैं? देखो, मेरी बात आप समझ लीजिए, जहाँ स्वामी जी का सत्संग होता है वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी होता है लोगों की सेवा के लिए, क्योंकि देश भर से पीड़ित लोग कई बीमारियों से बापूजी जहाँ होते भागे दौड़े आते हैं, बापूजी से मिलना चाहते हैं। अब इतने सब लोगों से वैयक्तिक रूप से मिलना समय के अभाव में स्वामी जी के लिए संभव नहीं है, तो जहाँ सत्संग होता है स्वामी जी ने वहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सालय चलाने का निर्देश दे रखा है। तो उसमें से जो आयुर्वेदिक चिकित्सालय है उसमें मेरी सेवा होती है और स्वामी जी को जब इस प्रकार की तकलीफ होती है तब आवश्यकता के अनुसार धनशंकर जी के मार्गदर्शन में मैं उपचार करती हूँ जी। हाँ जी। जैसे देखो, आप ये बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि स्वामी जी संयम से, योगिक उपचारों से जैसे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने शरीर को इस उम्र में भी स्वस्थ रखे हुए हैं।
स्वामी जी का जो संयम ब्रह्मचर्य है और जो ब्रह्मनिष्ठा है, उसके कारण स्वामी जी का शरीर स्वस्थ है। लेकिन आप देखते हैं इस आयु में भी जन कल्याण के निमित्त स्वामी जी जो सतत अथक परिश्रम उठा रहे हैं, उसका स्वाभाविक परिणाम शरीर पर तो होगा। स्वाभाविक चीज है, क्योंकि शरीर के अपने धर्म होते हैं, प्रकृति के अनुसार शरीर की चलती रहती है गतिविधियां। तो कभी अति जागरण होता है, कभी कभी अति मुसाफिरी होती है, कभी घंटों तक बोलना होता है, देर रात तक लोगों से मिलना होता है, जागरण होता है, ऋतु देश काल परिवर्तन तो सतत होता रहता है। बापूजी 1 महीने में लगभग 8-10 स्थान तो कम से कम बदल ही लेते हैं। एक तरह से हवा पानी का बदलाव भी है। कभी कभी ये संख्या और भी ज्यादा बदल जाती है। जब पूनम दर्शन होते हैं खास, तो उन दिनों में तो 1-2 दिन में 3-3 जगह भी पूनम हो जाती है। गुरु पूनम अथवा जैसे होली महोत्सव होता है तो 8-10 दिन में 12 से 15 जगहों पर स्वामी जी पहुंचते हैं। तो इसका परिणाम जब होता है तो धीरे धीरे ये पीड़ा तीव्र रूप लेने लगती है। उस समय स्वामी जी को तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है और उस समय फिर नस्य, शिरोधारा अथवा कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जैसे बृहत्वा चिंतामणि है, शिरशूलारी रस है, त्रिफला रसायन है, जो खास दवाइयां हम उनके आयु के अनुसार, उनके प्रकृति के अनुसार बनाते हैं, आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त औषधियां, वो मुझे उनकी सेवा में। हाँ जी। नीता जी, जैसे बापूजी ने कहा था कि मुझे त्रिनाली शूल एक बीमारी है, वो है, इस पे पुलिस का और अन्य लोगों का ये कहना था कि त्रिनाली शूल नाम की तो कोई बीमारी नहीं है। तो आप इस पे क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? देखो, मैंने जैसे पहले ये बात आपको स्पष्ट की थी, फिर से कहती हूँ कि ये 5th क्रैनियल नर्व जो है, जिसे ट्राइजेमिनल नर्व कहा जाता है, इसकी 3 शाखाएं हैं, ऑसिपिटल, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। तो इन 3 शाखाओं के कारण इसे त्रिनाड़ी कहा जाता है और ये दर्द उस नाड़ी से संबंधित होने के कारण इसे त्रिनाड़ी शूल कहा गया। क्या इसमें त्रिनाड़ी शूल जो है ये बोली भाषा का इसका नाम है। पुराने बुजुर्ग लोग इसे त्रिनाड़ी शूल कहते हैं। जैसे समझो किसी को बुखार है तो पेशेंट कहेगा कि मुझे, कोई कहेगा ताव है, कोई कहेगा ज्वर है, कोई कहेगा टेम्परेचर है, कोई कहेगा बुखार है। तो जैसे किसी को ताव है और आप ये पूछो कि भाई ताव नाम की बीमारी आयुर्वेद में है, फोन करके पूछो, अभी इसी समय आप पूछ लीजिए किसी भी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी में, तो वो कहेंगे कि शास्त्र में कोई भी ताव नाव की बीमारी नहीं है। आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए एलोपैथी से कि टेम्परेचर नाम की कोई बीमारी है, वो कहेगा नहीं, टेम्परेचर नाम की बीमारी नहीं है। लेकिन टेम्परेचर को फीवर कहा जाता है, ताव को आयुर्वेद में ज्वर कहा जाता है। तो आपकी कही हुई बीमारी, पेशेंट की बीमारी, अगर आपके शास्त्र में उसका नाम नहीं है तो क्या उसे वो बीमारी ही नहीं है? अरे उसे ताव है, आप उसको चेक करो, आप समझ लो वो क्या कहना चाहते हैं और फिर आप उसके साथ न्याय करो। ऐसे ही स्वामी जी कोई वैद्यराज नहीं है, स्वामी जी कोई डॉक्टर नहीं है, स्वामी जी ब्रह्मज्ञानी संत है, महापुरुष है और उन्हें जो पीड़ा है वो उन्होंने व्यक्त करने के लिए एक शब्द का आधार लिया है। वो शब्द एक पुराना बोली भाषा का शब्द है, प्रचलित शब्द है। अब वो शब्द अगर मीडिया वाले नहीं जानते, जोधपुर के पुलिस नहीं जानते, न्यायालय नहीं जानती, राजस्थान की आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नहीं जानती, जो बोर्ड में न्यूरोलॉजिस्ट नहीं आए थे वे नहीं जानते, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि गुरुदेव को भी बीमारी ही नहीं है। आप उसे जानने का प्रयास करो और अगर आप में थोड़ी भी मानवता होती, अगर 75 वर्ष के संत को, जिसने पूरा जीवन समाज की सेवा में, मानव के कल्याण में, प्राणी मात्र के कल्याण में लगाया है, इस आयु में उन्हें इतनी तीव्र पीड़ा है और आपके समझ में नहीं आती, नहीं आ रही है, इन्वेस्टिगेशन से आप उसे नहीं समझ पा रहे हो, तो एक बार जो उनकी चिकित्सा पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं, डॉक्टर दलाल, डॉक्टर बैनर्जी, वैद्यराज राज वैद्य, पंडित धनशंकर जी, अथवा जिनकी सेवा में मैं हूँ, मुझसे एक बार पूछने का प्रयास करते, हम आपको पूरा विवरण दे सकते, सारे रिपोर्ट दिखा सकते और फिर आप उसके लिए चिकित्सा का प्रबंध करते। लेकिन आज तक मेरे पास पिछले 17 दिनों में इस प्रकार से इसकी जानकारी के हेतु अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी एक शिकायत है, वो भी एक जायज है
कि आपके पास आने के बजाय दूसरे सब संस्थानों से जांच की गई, लेकिन आपसे आके नहीं पूछा गया कि कैसी बीमारी है। बिल्कुल नीता जी, जो आपकी शिकायत है वो भी कहीं ना कहीं जायज है। अच्छा, जो ये त्रिनाली शूल नाम की बीमारी है, इसमें कोई खास पीड़ा होती है क्या? मरीज अपने आप को किस तरह से मतलब महसूस करता है? क्या इसके लक्षण है? इसकी पीड़ा इतनी भयंकर है कि प्रसूति की पीड़ा भी इसके सामने कुछ नहीं। जी। मॉडर्न मेडिसिन ने इसे सुसाइडल डिसीज कहा है। ये पीड़ा जब अति तीव्र रूप ले लेती है, जैसे कि शूटिंग पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, बोरिंग सेंसेशन है, जैसे किसी ड्रिलिंग मशीन से हम बोर करें तो जैसी होती है एक संवेदना, तो पेशेंट अपनी पीड़ा का वर्णन इस प्रकार से करता है। शॉकिंग पेन है। तो जब ये पीड़ा किसी भी प्रकार से एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या किसी भी प्रकार से कंट्रोल में नहीं आती, तो पेशेंट सुसाइड तक कर लेता है। ये इतनी भयानक पीड़ा है। और इस पीड़ा को जैसे जिस समय ये एक्यूट रूप ले लेती है, उस समय हल्की सी हवा अथवा एसी अथवा तेज आवाज, हाई टेम्परेचर, थोड़ा सा भी बोलना अथवा थोड़ा भी पानी, ठंडा पानी दांतों को स्पर्श हो जाए ठंडे पानी का, तो भी ये पीड़ा तीव्र रूप ले लेती है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने कहा था कि 3 जगह इसकी जो नर्व्स हैं, हाँ, इसकी 3 शाखाएं हाँ, हैं। शाखाएं तो हैं। 3 शाखाओं के कारण इसकी पीड़ा कभी दांतों की तरफ, कभी आंख के आसपास इस टेम्पोरल रीजन में, अथवा सिर के आगे और दाहिने और बाएं हिस्से में हो सकती है। पूरा वो अफेक्ट करती है उस हाँ चीज जी, को। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ सकते हाँ हैं। जी। अच्छा नीता जी, जैसा भी नीता जी, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो बापूजी के पूर्व वैद्य थे अमृत प्रजापति, उन्होंने कहा है कि बापूजी तो अफीम लेते थे और जेल में उन्हें वो अफीम नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी वजह से वो परेशान है और वो बार बार पंचेड़ बूटी की मांग कर रहे हैं। और पंचेड़ बूटी जो है बेसिकली जो मध्य प्रदेश में इनका एक आश्रम है पंचेड़ में, तो वहाँ पे अफीम उगाई जाती है। उस अफीम को वो पंचेड़ बूटी कहते हैं और उस अफीम के लेने से वो ठीक हो जाएंगे, इसलिए वो पंचेड़ बूटी मांग रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस पंचेड़ बूटी की जानकारी मुझे मीडिया से ही प्राप्त हुई। जी। इस नाम की कोई औषधि आज तक हमारे आश्रम में बनी नहीं है, ना हमने कभी बनाई है, ना बापूजी ने कभी खाई है। जी। अब इसके विषय में अगर वो जानकारी रखते हैं, जैसे कि अमृत प्रजापति ने ये कहा कि ऐसी अफीम की गोली पहले मैं बनाता था, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इसकी बनाने की विधि भी छपवाई है यहाँ की दैनिक पत्रिकाओं में, तो मैं तो ये कहूंगी अगर इस प्रकार की औषधि वो बनाते थे, बनाते हैं, तो उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और जो बात उन्होंने कही कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती होती है, तो मैंने मध्य प्रदेश सरकार को ये बात कही कि वो अभी इस समय जाकर पंचेड़ आश्रम से इस प्रकार की खेती का नहीं, एक पौधा भी अफीम का मिले तो हमें सूचित करें। आबकारी खाते में 2 घंटे तक पंचेड़ आश्रम की छानबीन की और उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि हमें इस प्रकार की कोई भी पंचेड़ बूटी रतलाम के पास पंचेड़ के बापूजी के आश्रम में प्राप्त नहीं हुई। अब आपका इस विषय में क्या कहना है? बिल्कुल, जो एक कंट्रोवर्सी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप इसके लिए आबकारी खाते से संपर्क कर सकते हो। उन्होंने क्लीन चिट दी है कि ऐसी कोई है ही नहीं, हमने आज तक कभी बनाई नहीं। बापू अफीम खाए, वर्षों तक उनका कहना है कि बापू अफीम खाते आ रहे हैं और अफीम अब जेल में न मिलने के कारण बापू का शरीर टूटने लगा है और इसलिए बापूजी चाहते कि नीता वैद्य वो अफीम लेकर मेरे पास पहुंचे। आप एक कॉमन सेंस की बात है, साधारण सी एक सामान्य व्यक्ति भी, इसके लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़े बड़े डॉक्टरों के पैनल की आवश्यकता नहीं है। एक साधारण सी बात है, अगर 75 वर्ष की आयु तक पिछले समझो 15-20 साल से भी, चलो 10 साल से भी कोई अफीम खाता होता, तो क्या वो लाखों लाखों लोगों के सामने ब्रह्मज्ञान का सत्संग कर पाता? क्या वो दिन रात मानव के कल्याण के लिए रत रह पाता? क्या उसका शरीर इस बात के लिए सक्षम रहता? क्या वो घंटों तक अपने वाणी से सत्संग कर पाते? असंभव है, असंभव है। प्रबुद्ध समाज और लोग इसकी ओर अपने बुद्धि से विचार करके देखे कि ये क्या हो रहा है। वो स्वयं विचार करे कि क्या ये संभव है। कोई भी उठकर आरोप करे कि भाई
अफीम खाया, किसी ने ये आरोप लगाया, किसी ने ये आरोप लगाया। अफीम खाने वाला व्यक्ति, आज आप ही कहते हो कि जो राजस्थान न्यायालय ने, जोधपुर न्यायालय ने जो एक पैनल बनाया जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी थे, उनके कई प्रकार के डॉक्टर जो भी उन्होंने रखे होंगे, और आपने ये कहा कि बापू की एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल है, बापू के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो क्या अफीम खाने वाले व्यक्ति के ब्लड इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल आ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। क्या मैं तो कहती हूँ कि मैं खुद एक वैद्य हूँ और मैं आधुनिक शास्त्र में, वैद्यकीय शास्त्र की भी जानकारी रखती हूँ। आज एमआरआई रिपोर्ट में 75 वर्ष की आयु में बापू की एमआरआई की रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अफीम खाने वाले व्यक्ति की एमआरआई की रिपोर्ट में इस उम्र में एट्रोफिक चेंजेस आने चाहिए, सेरेब्रल एट्रोफी आनी चाहिए। अफीम न खाने वाले व्यक्ति के भी एमआरआई में 70-72 साल की आयु के बाद स्वाभाविक ही प्राकृतिक रूप से सेरेब्रल एट्रोफी आती है। जैसे 60-62 साल की बाद मोतियाबिंद शुरू हो जाता है, 50 साल के बाद बाल पकने लग जाते हैं। एज के हिसाब से आने वाले चेंजेस हैं। एज रिलेटेड होती है ये सारी, ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होने लगते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो स्वामी जी के बोन्स में भी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं आए। स्वामी जी की जो स्पाइन की एमआरआई कराई गई, इट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो स्वामी जी की हड्डियां भी, उनमें ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस नहीं है। स्वामी जी के ब्रेन में सेरेब्रल एट्रोफिक चेंजेस नहीं है। स्वामी जी के ब्लड में किसी भी प्रकार के इम्प्यूरिटीज अथवा एबनॉर्मलिटीज नहीं है। तो जैसे कि ये वैद्य अमृत प्रजापति का कहना है कि स्वामी जी पिछले कई वर्षों से अफीम खा रहे हैं और मैं उन्हें बना बना कर अफीम से पंचेड़ बूटी नाम की बूटी देता था, तो मैं ये निवेदन करती हूँ कि उनकी ही जांच हो जाए। वो किस प्रकार के, वो ये जो जानकारी है पंचेड़ बूटी बनाने की, वो उन्होंने कहाँ से प्राप्त की, अफीम उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया, और ये बना बना कर वो किसे देते आ रहे हैं और किसे अभी भी दे रहे हैं, इसकी जांच हो जाए और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन भी किया जाए। ये मेरा अनुरोध है आप लोगों से। बिल्कुल। अच्छा नीता जी, जैसे अभी पंचेड़ बूटी की बात की, सारी बातें की, देख के कहीं ना कहीं लगता है जो आपके पूर्व वैद्य रहे हैं अमृत प्रजापति, वो इतनी खिलाफत में जो उतरे हैं, क्या इसके पीछे कोई खास कारण है कि जो पहले खुद बापूजी की सेवा में पूरी तरह समर्थन में थे, बापूजी की सेवा में थे, आज वो बिल्कुल अलग स्वर में बात कर रहे हैं? क्या वजह है? देखिए, जब वो हमारे आश्रम में सेवारत थे तो सेवा के कारण उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली, लोग जानने लगे, उनका एक नाम समाज में और हमारे साधक लोगों में अच्छा खासा नाम हुआ। धीरे धीरे उन्होंने इस प्रसिद्धि का दुरुपयोग करना चालू कर दिया। जैसे कि लोगों से अपना नाम, अपने जो भी उनके हाथ में पावर थी, जो भी लोग उनके पास उपचार के लिए आते थे, भाई बहनें जो भी, तो उनके द्वारा धन लूटना। जैसे कि मुझे यहाँ पहुंचना है, आप मेरे लिए फ्लाइट की टिकट कराओ, अथवा आप इसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ पंचकर्म के लिए, वहाँ हजारों का बिल बनाना, किसी का 25,000 का, किसी का 50,000 का, 10-15, और लोग विश्वास करते थे कि भाई ये बापूजी के आश्रम में रहकर सेवा कर रहे। इस प्रकार की कोई उटपटांग दवाइयां बनाना, जो भी, जब उनके महिलाओं के साथ शोषण करना, जैसे कि उनके साथ छेड़खानी करना, जब इस प्रकार की कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास आई, तब हमने इसके ऊपर, इन गंभीर आरोपों के ऊपर ध्यान देते हुए उन्हें आश्रम से निष्कासित किया। और निष्कासित होने के बाद जो उनके पास इतना बड़ा प्रचार प्रसार का माध्यम था, एक प्रसिद्धि का माध्यम था, वो तो उनका चला गया। अब वो चला गया तो उन्होंने अवैध मार्ग अपनाया है प्रसिद्धि का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरह से फ्रस्ट्रेशन सामने आ रही है। फ्रस्ट्रेशन है कि जो हमें, जो उनको निष्कासित किए जाने के कारण उनका जो भी रोष हो, वो किसी न किसी प्रकार से जब भी उनको मौका मिलता है या वो मौका ढूंढते रहते होंगे, वो इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाते जा चुके हैं। और इनमें से एक भी आरोप आज तक सिद्ध नहीं हुआ है। जैसे अभी का जो 3 दिन पहले उन्होंने आरोप लगाया कि पंचेड़ आश्रम में अफीम की खेती है, और आबकारी खाते में क्लीन चिट थी 2 घंटे की तलाश करने के बाद, ना ऐसी अफीम की खेती उन्हें मिली, ना ऐसी कोई पंचेड़ बूटी उन्हें मिली। अभी का उनका आरोप अभी क्लियर हो गया। ऐसे इसके पहले भी जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये सारे के सारे बेबुनियाद थे, और कोई भी आरोप अभी तक ना वे सिद्ध कर पाए और ना वो आगे भी कर पाएंगे। अच्छा नीता जी, एक लास्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले 17 दिन से बापूजी जेल में हैं, उन्हें अभी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, हालत उनकी खराब है, आप भी जानते हैं।
और अगले आने वाले 13 से 14 दिन तक अभी वो जेल में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 1 तारीख में ही फैसला हो पाएगा कि उन्हें अभी बेल मिल पाती है नहीं। तो ऐसे में उनकी क्या इस बीमारी से ग्रसित रहने के बाद क्या उनकी हालत और बिगड़ सकती है? हम तो ये कहेंगे कि नहीं बिगड़े। सभी हम हृदय से चाहते हैं, बापू के हजारों करोड़ों शिष्य हैं, लाखों वो भी चाहते हैं कि फिर भी संभावनाएं तो बनी रहती है। और इसीलिए स्वामी जी ने, क्योंकि हम उनकी सेवा में अब अंदर पहुंच नहीं सकते, स्वामी जी को जब अति पीड़ा हो रही थी रात को 1-1:30 बजे, तो सो नहीं पा रहे थे, तो जो भी होंगे जेल के अंदर चौकी वोकी करने वाले किसी व्यक्ति ने बापूजी से पूछा कि बाबा जी सोए नहीं? तो बापूजी ने कहा कि मुझे भयंकर पीड़ा है, नींद नहीं आ पा रही है। तो दूसरे दिन जब ये बात जेल अधीक्षक तक पहुंची, तब जेल अधीक्षक ने कहा कि इसके उपचार के लिए बापूजी क्या करे? तो बापूजी ने कहा कि मेरा तो ये उपचार आयुर्वेदिक रूप से चलता है, इसमें कभी हम नस से लेते हैं, कभी शिरोधारा लेते हैं। तो अधीक्षक ने पूछा कि कौन करता है? तो बोले ये उपचार तो पंडित धनशंकर जी करते हैं और उनके मार्गदर्शन में, उनकी आयु 92 साल की है, वो जहां में होता वहां नहीं पहुंच पाते, तो उनके मार्गदर्शन में हमारे आश्रम की जो वैद्य है नीता, वो करती है और वो अभी यहाँ जोधपुर में है। तो जेल अधीक्षक ने कहा कि आप हमें एक लिखित निवेदन दे दे तो हम न्यायालय में उस याचिका को दर्ज करें। तो बापू जी ने बड़ी सरलता से एक निवेदन दिया। उसमें स्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि वैद्य नीता आकर इसका उपचार करे, और नीचे अपने हस्ताक्षर भी किए। ये याचिका जेल अधीक्षक के द्वारा जोधपुर में न्यायालय में दर्ज कराई गई। स्वामी जी ने अपनी जो पीड़ा थी वो अपने उपचार करने वालों तक पहुंचाने के लिए कोई अन्य माध्यम नहीं था, इसलिए उस निवेदन पत्र का और जेल अधीक्षक की मदद ली है। स्वामी जी ने एकदम जो एक सीधा सरल कानूनी मार्ग है उसका अवलंबन किया है। स्वामी जी ने किसी भी प्रकार के अवैध मार्ग से ये सूचना हम तक नहीं पहुंचाई है। स्वामी जी ने वहां के जेल अधीक्षक के द्वारा न्यायालय को सूचित किया है कि मुझे ऐसी पीड़ा है और जिसके लिए मुझे उपचार की आवश्यकता है। ऐसी एक याचिका न्यायालय में देने के बावजूद भी आज इस याचिका को दिए गए भी लगभग हफ्ता हो चुका, अभी तक स्वामी जी को, बापू जी को कोई भी उपचार नहीं मिला है। अच्छा, जैसे नीता जी बात थी कि 2 घंटे रोज, हाँ जी। कि 2 घंटे रोज अगर आप उन्हें चिकित्सा देंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें काफी रिलीफ मिलेगा बीमारी से। ये 2 घंटे में कोई ऐसा कोई खास प्रोसेस है इसके लिए 2 घंटे डेली देने पड़ते अच्छा, मतलब 2 घंटे की आवश्यकता क्यों? देखो, जेल में जाकर शिरोधारा के लिए जो आवश्यक सामग्री है, वो जो स्टैंड है, जो भी तेल है उसको लगाना, तेल गरम करना, जो पूर्व तैयारी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें 15-20 मिनट तो लगेंगे, क्योंकि वो हॉस्पिटल तो नहीं है कि भाई वहां सब रेडी है। पहले की तैयारी 15-20 मिनट लगेगी। जो मुख्य उपचार है शिरोधारा का, जिसमें सिर के ऊपर तेल की धारा छोड़ी जाती है, उसका अवधि 50 से 60 मिनट है। हाँ, उसके बाद वाइंड अप है, फिर उसके बाद की जो भी ट्रीटमेंट होगी, औषधियां देना करना, सब उसमें लगभग 2 घंटा तो स्वाभाविक लग जाएगा, आना जाना सब करके, इसलिए 2 घंटे की अवधि मांगी गई। वही ट्रीटमेंट अगर हम जहाँ पूरी तैयारी है वहाँ हम 1 घंटे में भी कर सकते हैं, लेकिन जेल में जाकर करना है तो उसमें तो पहले की सेटिंग, बाद की सब वाइंड अप, इसमें तो 2 घंटे की आवश्यकता रहेगी। प्री प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस है पूरा। जी, उसके लिए 2 घंटे मांगे गए थे, बाकी तो ट्रीटमेंट तो 1 ही घंटे की है। नीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका A to Z पे जुड़ने के लिए। तो ये थी नीता जी, जो आशाराम बापू जी की वैद्य हैं, और जो जिनका कहना है कि अगर 2 घंटे भी डेली बापू जी को ट्रीटमेंट के लिए दिए जाते हैं 8 दिन के लिए मांगी थी, तो ये काफी बेनिफिशियल रहेंगे उनकी सेहत के लिए, और कहीं ना कहीं उन्हें काफी लाभ मिल सकता है। और आगे जो जांच चल रही है वो जांच चलती रहे, जांच से इन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। माननीय न्यायाधीश जो है वही फैसला करेंगे कि बापूजी को जेल देनी है, बेल देनी है, या कब रिहा करना है। बाकी फैसले से इन्हें कोई नाराजगी नहीं है। कैमरामैन कुंदन गुप्ता के साथ जोधपुर से गौरव सिंह, A to Z न्यूज।